नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करें हमारा जो चैप्टर है 11th फिजिक्स का। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है हमारा। न्यूटन थर्ड लॉ भी जो है, जिस तरह से हमारा सेकंड लॉ इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट लॉ भी इम्पोर्टेंट, उतना ही हमारा थर्ड लॉ इम्पोर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज़ भी देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। तो सिंपली न्यूटन थर्ड लॉ कहता है क्या कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती हैं लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। ये न्यूटन का हमारा जो थर्ड लॉ कहता है। देखिए, हमारे पास वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी है और थर्ड लॉ भी है, तो वो दोनों की ऑब्जर्वेशन को लेकर चल रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को तब आप जो है अच्छे तरीके से कर लीजिए। वैसे भी हर एग्ज़ाम में न्यूटन लॉ जो है हमारे आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को लेके चलिए, IIT का एग्ज़ाम हो, JEE का, IIM, जो भी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करोगे तो न्यूटन लॉ के बारे में हर टॉपिक्स हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप इस जो हमारा न्यूटन लॉ है, तीन लॉ, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। ये जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हमारे। तो न्यूटन जो एक महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी डिस्कवरी की हैं फिजिक्स में खासकर, तो उन्हीं में से हमारे पास एक है न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हमने पढ़ा था और फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो शुरू है हमारा आज का लेसन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। देखिए, सेकंड लॉ जो है हमारे पास रिलेट करता है एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। ये बात आपको पता होगी। जो हमारा सेकंड लॉ है वो किसको रिलेट करता है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। तो उसका ओरिजिन क्या है एक्सटर्नल फोर्स का। देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, जो बॉडी पर लग रहा है। व्हाट एजेंसी प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स को ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है, हमें देती है। तो सिंपल आंसर है इसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑलवेज अराइज ड्यू टू सम अदर बॉडी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं से पैदा होता है, थर्ड बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है कहीं ना कहीं से। मान लो हमारे पास दो बॉडी हैं, ए और बी, कोई भी हमारे पास दो बॉडी है। पहले एक बार समझ लीजिए, दो बॉडी हमारे पास कोई भी ए और बी दो बॉडी है ना, ठीक है। और दोनों में से एक बॉडी जो है एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। मान लो ये बी बॉडी है, प्रोड्यूस कर रही है फोर्स एक्सटर्नल ए पर। क्लियर पॉइंट। तो एक हमारे दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन आता है कि जो ए है क्या वो भी बी पर एक्सटर्नल फोर्स को डालेगी। कुछ एग्जांपल यदि हम देखें तो आंसर क्लियर है। इफ़ यू प्रेस ए कोइल्ड स्प्रिंग, मान लो एक स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा ना, इस टाइप से स्प्रिंग होते हैं हमारे। ये स्प्रिंग है, ये कोइल्ड स्प्रिंग है, ठीक है ना। If you press cold spring, the spring is compressed by the force of your hand। हैंड के साथ आपने दोनों साइड से इसको प्रेस कर दिया, दाब दिया। इसको इधर से प्रेस कर दिया और इसको इधर से जो आपने प्रेस कर दिया स्प्रिंग को। तो compressed spring in turn exert a force on your hand and you can feel it। तो आपको पता है, जब आप किसी भी स्प्रिंग को दाबोगे तो स्प्रिंग ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया है, लगाता है ना फोर्स, हमें महसूस होता है। भी स्प्रिंग भी जो है हमारे हाथों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, हमारे हाथों को धकेल रहा है। बट व्हाट इफ बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। लेकिन बॉडी कई बार जरूरी नहीं है, फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो सकती। जैसे हमारा इंडक्शन है, इंडक्शन में क्या चार्जिंग होती है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। चुंबक है तो वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो बात वहाँ पे चली गई है। तो इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वो भी हर बॉडी को अपनी ओर खींचती है। और किस फोर्स से खींचती है उसको, ग्रेविटी का जो फोर्स है
उस फोर्स से अपनी ओर उसको खींचती है। ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है हमारी, ठीक है ना। तो इस फोर्स से वो अपनी ओर खींच रही है। तो आंसर इज नॉट ऑब्वियस, क्लियर नहीं है। सिंस वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ स्टोन ऑन द अर्थ। अब ये मान लें भी स्टोन भी पृथ्वी को खींच रहा है, लेकिन खींचता तो है। देखिए हमारा ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को खींचती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता जब हम एक्चुअल में देखते हैं। वी डोंट नोटिस इट सिंस द अर्थ इज वेरी मासिव, क्योंकि पृथ्वी का मास ज़्यादा है। ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पृथ्वी का मास इतना ज़्यादा है कि उसके सामने एक छोटा सा पत्थर है, उसका मास नेग्लिजिबल होगा, तो हम नोटिस भी नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों को। तो इसलिए जो न्यूटन ने मैकेनिक्स दी थी हमारे पास, तो सभी आंसर जो है वहीं से निकलते हैं हमारे। उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो उन्होंने कहा था फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। फोर्स ऑलवेज ओकर्स इन पेयर। और जो एक बात देखिए, मज़ेदार बात क्या है, जो फोर्स है हमारे पास वो पेयर में चलता है। किस में चलेगा? पेयर, मतलब दो बॉडी के बीच में लगेगा। पेयर ये नहीं कि दो बॉडी के बीच में लगता है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और जब भी म्यूचुअल फोर्स लगेगा ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। तो ये जो आइडिया था वो दिया था हमारे न्यूटन साहब ने, और जिसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन, मतलब हर क्रिया के साथ, देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के सामने देर इज ए, मतलब एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। यदि आप कोई भी काम करोगे तो उसका विपरीत कार्य भी होता है, ऐसा न्यूटन लॉ थर्ड लॉ कहता है। अब जो ये वर्डिंग थी न्यूटन की थर्ड लॉ की, इट्स सो क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल दैट इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। इतनी बढ़िया जो बात उसने कही थी वो आज जो है कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है हमारी। फॉर द सेम रीजन परहैप्स जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन थी अबाउट द थर्ड लॉ, वो भी जो है क्लियर हो चुकी है। Let us note some important points about the third law, particularly in the regard to use of the terms action and reaction। उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। एक्शन और रिएक्शन के बारे में क्या है? द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन थर्ड लॉ, देखिए जो हमने ये पॉइंट यूज किया है, एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, दो वर्ड है इसके अंदर, एक्शन एंड रिएक्शन यूज करेंगे। तो ये तो शॉर्टकट है हमारी, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए ये दो पॉइंट है। तो the term action and reaction in third law mean nothing else but force, है कुछ नहीं है, force है इसका मतलब। using different terms for some physics concept हमारे पास can sometimes confusing, कई लोग confuse कर देते हैं। तो ये action का मतलब हम force ले रहे हैं। action का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पे? force। reaction का मतलब भी force, भी एक force के उल्टा दूसरा force। तो ये हमारे पास सिंपल और क्लियर है थर्ड लॉ। क्या कहते हैं? फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, मतलब डबल, जोड़े में हमेशा होगा जो फोर्स होगा हमारे पास, डबल होगा जब भी होगा। यानी कि फोर्स ऑन ए बॉडी ए, एक बॉडी ए पर जो फोर्स लग रहा है, इक्वल बाय बी, जो बी लगा रही है उस पर, एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ द बॉडी बी बाई ए। ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन जो हम यूज कर रहे हैं थर्ड लॉ में, गिव रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम्स फ्रॉम रिएक्शन। देखिए ये भी हमारे पास रॉन्ग इंप्रेशन दे रहा है, एक्शन कम्स फ्रॉम रिएक्शन। एक्शन इज द कोज, ये ध्यान देखिए क्या है, एक्शन क्या है हमारे पास? कोज है हमारे पास। एक्शन क्या है?
एक कोज है, ये देखिए ये एक्शन क्या है हमारे पास, कोज है किसी भी चीज़ का, मतलब फोर्स का कोज है। एंड रिएक्शन द इफेक्ट, और जो ये रिएक्शन है ये इफेक्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये कोज है। क्या है ये, कोज, CAUSE कोज है। और ये एक्शन रिएक्शन क्या है, उसका इफेक्ट है। ये क्या है, इसका इफेक्ट है। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है, देयर इज नो कोज इफेक्ट रिलेशन implied in the third law. The force on A by B and the force on B by A set the same at the same instant. By the same reasoning, any one of them may be called action and the other reaction. दूसरा, action and reaction force acts on different bodies not on the same body. नोट कर लीजिए पॉइंट, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। मान लो हमारे पास वही बॉडी कोई ए है और दूसरी बॉडी बी है, तो यदि इस पे एक्शन है तो दूसरी पे रिएक्शन होगा और अपोजिट होगा, नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। यानी कि यदि मान लो एक पे फोर्स हम एफ मानते हैं ना, यदि एक पे फोर्स एफ मानते हैं तो दूसरे पर फोर्स -F हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -F हो जाएगा। तो ये थी हमारी न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। तो अब हम शुरू करते हैं जो एक्चुअल पार्ट आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन हमारी हो गई है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, 10 वेन एवर ए बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर देन अनदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन प्रीवियस बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वही अब जब हम बात कर रहे थे, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे लग रहा है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे हम पाँव है हमारा, जब हम चलते हैं, जब जस्ट आगे की ओर जब चलते हैं तो ग्राउंड अप्लाइज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड अगेंस्ट यू, तो आगे की ओर लगाती है, और यू अप्लाई यूर फोर्स बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड। तो मतलब जैसे आप इधर चलते हैं तो आपके पाँव इधर फोर्स को अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार हम आराम से चल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए रॉकेट, जो रॉकेट का मोशन होता है डिपेंड ऑन दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, रॉकेट एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन गैस जेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए, ये क्या है, फोर्स ऑन रॉकेट है, ये रिएक्शन हो रहा है, और फोर्स ऑन हॉट गैसेस, ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्शन एंड रिएक्शन में डिफरेंस। ये देखिए हमारे पास जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ता है ना, देखिए, लेकिन जो इसके अंदर ये फ्यूल है, जो गैसेज निकल रही हैं, ये क्या कर रही है, इसको आगे की ओर धकेल दिया और ये आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर इस साइड प्रेशर को डाल रही है। ठीक है, तो इस साइड हमारा एक्शन हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक्शन किस पे हो रहा है, एक बॉडी पे, और रिएक्शन किस पे होगा, दूसरी बॉडी पे होगा। ठीक है, फोर्स ऑब्जेक्ट 1 एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ए पर फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा फोर्स बी पर लगने वाला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि फोर्स लग रहा है जो एक बॉडी पर दूसरी बॉडी के कारण, 1-2 का मतलब एक बॉडी पर दूसरी बॉडी के कारण, इक्वल टू नेगेटिव में F21 लेते हैं, हम F21 लेकर चलते हैं। ये है एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या स्टेटमेंट हमारी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए इस पॉइंट में पूरे का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ये है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। ये है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। देखिए, एक्शन ऑन फोर्स ऑन ए बॉल, रिएक्शन फोर्स ऑन यू। ठीक है, ये चित्र दिखाया। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फोर्स इज ऑलवेज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड फोर्स ऑलवेज ओकर इन पेयर। ये हमने बात की अभी। इक्वल एंड अपोजिट म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज द बेसिक आइडिया बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। while considering a system of particles, internal force always cancel away in pairs. Consider two particles in body F12, हम F12 इस तरह से लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखेंगे, नीचे करके लिखेंगे 1-2, और F21 are internal forces between particle system first and second.
देन दे एड अप टू गिव ए नल इंटरनल फोर्स, सेम वे इंटरनल फोर्स फॉर द पार्टिकल। एग्जाम्पल देखिए, हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। जब कोई आदमी चलता है, वॉकिंग करता है, ए पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग ए पर्सन पुशेज द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन on the ground also pushes the person with equal magnitude of the force but opposite in direction. This enable him to move in the forward direction। देखिए ये हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था, ये पाँव वाला, ये देखिए ये चलता है। आप इसको पोज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास गन के बारे में। गन का जब एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब हम किसी गन से गोली चलाते हैं, बुलेट आल्सो पुशेज द गन इन द अपोजिट डायरेक्शन with equal magnitude of force. This result in gunman feeling a backward push from the butt of the gun। जो बट होती है, इनके पीछे वाला हिस्सा होता है, उससे जो है, देखिए हमारे पास ये गन है, ये जैसे इसमें से बुलेट फायर होती है, देखिए ये बुलेट क्या है, साइड फायर हो रही है ना, तो ये फोर्स लग गया बुलेट पर। जब इस बुलेट पर फोर्स लगेगा तो रिएक्शन में आएगी, तो रिएक्शन किस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस पर क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। और जब इस पर रिएक्शन होगा तो इसने क्या है, झटका लगाना है, और झटका लगेगा तो जो इसको चला रहा है वो इसको इंजूर्ड भी कर सकती है, मार भी सकती है, किल भी कर सकती है, इतना इसमें तेज झटका लगता है, इसलिए हम इसको बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमने अभी लिया है जो रॉकेट वाला देखा है, पॉपुलेशन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बोट जैसे चलती है, ये बोट है हमारे पास, मान लो जब ये पानी में चलती है तो पानी को ये पीछे की ओर धकेलती है, ठीक है, पानी को ये पीछे की ओर धकेलती है बोट, और आगे की ओर इसका एक्शन होता है, पीछे की ओर क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है। सेलर पुशेज द वाटर विद ओर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टिंग वाटर पुशिंग द ओर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सिक्वेंटली बोट इज पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ओर एंड वाटर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात करते हैं, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम साथ ही साथ जो है ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को भी। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ और जो हमारा थर्ड लॉ है मोशन का, वो लीड टू एन इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। थर्ड लॉ और सेकंड लॉ से हमारे सामने एक स्थिति आ जाती है, वो क्या आ जाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बुलेट है, उसको फायर किया गया गन से, एक बुलेट को गन से फायर किया गया है। जैसे हम उसी एग्जांपल पर चलते हैं, ये बुलेट है हमारे पास, देखिए ये देखिए, इसी एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इफ फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एफ, इस पर मान लो कोई फोर्स लग रहा है एफ, क्लियर पॉइंट। द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट इज माइनस एफ, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, माइनस एफ लगेगा। कौन सा लगेगा, माइनस एफ, नेगेटिव लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। द टू फोर्स एक्स फॉर कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम, और दोनों का टाइम पीरियड मान लो डेल्टा टी है, ठीक है, लगने का टाइम, दोनों पे एक ने दूसरे पे फोर्स लगाना है। तब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कहता है कि फोर एफ टी, हमने पढ़ा था ना, एफ फोर्स इनटू टाइम पढ़ा था, फोर्स इनटू टाइम इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। फोर्स इनटू टाइम, जिसको हम पी इज इक्वल टू एम वी भी बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया, उसको जरूर देखिए। तो फोर्स यानी कि फोर्स इनटू टाइम जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट, एंड माइनस, यदि हम उसके साथ माइनस एफ टी लेकर चलेंगे, यानी डेल्टा टी भी ले सकते हैं, इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। तो एक तो बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ है, और एक बुलेट का, दूसरा गन का, दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ है। इनिशियली बोथ आर रेस्ट, शुरू में दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे, आराम थे, दोनों आराम कर रही थे ना, बुलेट भी आराम में थी और गन भी आराम में थी। द चेंज इन मोमेंटम इक्वल द फाइनल मोमेंटम ऑफ ईच, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम फोर्स में आएंगी, मोमेंट में आ जाती हैं, तो दोनों पे इक्वल मोमेंटम हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये पॉइंट है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम इसका बुलेट और गन का टोटल हमारा सेम रहेगा,
ये लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। और मोस्टली हम लेते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम कैन cause momentum change, but since the mutual force for each pair are equal and opposite, the momentum changes cancel in pair and the total momentum remain unchanged. This is the fact of the law of conservation of momentum. तो मोमेंटम के बाद करते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन स्टेट दैट देर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमने पढ़ा है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ओवर ए बॉडी द बॉडी इज आल्सो अप्लाई सम फोर्स इन इक्वल, मतलब इक्वल फोर्स उसको अप्लाई करती है, ये हमने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ लिया है। एग्जाम्पल हम वही पीछे वाले ले सकते हैं, कोई वर्किंग पर्सन है, सेम एग्जाम्पल हमारे पास थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है ना। तो बात हम करे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, वहीं चलते हैं दोबारा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करे थे। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या डेफिनेशन है देखिए, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन सेम इवन आफ्टर कोलिजन, ये है इसकी डेफिनेशन। दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो क्या होगी, the sum of the momenta of two objects before collision and sum of the momenta of the two bodies after collision are equal। भाई ये दो बॉडी हैं, ये आपस में टकराती हैं, क्या करती हैं, टकराती हैं, तो इनका मोमेंटम शुरू में था और लास्ट में था वो बराबर है, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेगा, सेम रहता है। ये हमारा मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में आता है। अब इसके कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, हम किस तरह से करेंगे। देखिए मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये बॉडी है देखिए हमारे पास बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले ये है हमारे पास, इसका मास m1 लिया हुआ है और इस बॉडी का मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। बिफोर कोलिजन की बात करें जब हम, ये बॉडी a है और ये बॉडी b है हमारे पास, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब वो टकराएंगी तो वेलोसिटी चेंज होगी उनकी, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। मास का भी चेंज होता है, मास इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ये आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम और टाइम इंटरवल, ये फोर्स की डेफिनेशन है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और जब फोर्स लगता है पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी के कारण, तो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस इन मास m2 डिवाइड बाई कोलिजन टाइम। तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, p इजिकल टू mv होता है, p बराबर क्या होता है mv, ठीक है ना। तो इसलिए m2v2 आ गया और m2u2 आ गया, ये आफ्टर कोलिजन है और ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम। इसी प्रकार हम दूसरी बॉडी का निकालेंगे, मतलब पहले तो हम इस बॉडी का ले रहे हैं, बिफोर कोलिजन ले रहे हैं, फिर आफ्टर कोलिजन ले रहे हैं, ये इस बॉडी के कान ले रहे हैं, फिर दूसरी बॉडी का ले रहे हैं, पहले तो इस बॉडी के कान लेंगे फिर इस बॉडी के कान लेंगे, दोनों का म्यूचुअल हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरी बॉडी पर निकाल लिया, सेम वही फार्मूला, लेकिन न्यूटन लॉ कहता है फोर्स इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब हमने जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल रख दी, हमने दोनों को बराबर रख दिया। तो टी तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला बच गया, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी वाला हो जाएगा और ये फाइनल वेलोसिटी वाला हो जाएगा। वी शो दैट द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। नोटिस दैट दिस इज द ट्रू वेदर कोलिजन इज इलास्टिक और इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन, जो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है, देयर इज ए सेकेंड कंडीशन दैट टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वही बुलेट और गन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने अभी आपके सामने एग्जांपल रखा है, आप उसको दोबारा से भी आप चेक कर सकते हैं। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, गन रिकॉइल अपोजिट डायरेक्शन, आपको पता है। मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गन, दोनों का सेम होगा, बुलेट इधर जाइए और गन ये है हमारे पास, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। क्लियर पॉइंट। सिंस बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल मास एज कम्पेयर टू गन, जैसे कोई पत्थर पृथ्वी पर आता है ना तो उसका मास कम होता है, उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो गन का मास ज़्यादा है बुलेट के मास। हैंस वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ वेरी हाई। देखिए वेलोसिटी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रिकॉइल ऑफ द गन।
इन केस ऑफ फायरिंग बुलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड एज यूजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम एटम्स का कोलिजन करवाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ भी अप्लाई होता है। गेम ऑफ स्नूकर में भी यही सेम हमारे पास होता है, जब हम हिट करते हैं तो मोमेंटम हम अप्लाइड करते हैं, कंजर्वेशन का मोमेंटम। और व्हेन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बालून इज लेट ओपन, जब हम बालून गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो वो उड़ना स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ऐसी जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वो बाल को हिट करता है बैट के द्वारा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ के बाद हमने जो थर्ड लॉ किया है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। नंबर 1, ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट, मतलब पेयर में हमेशा एग्जिस्ट होंगे। फोर्स जब भी एग्जिस्ट होंगे किस में होंगे? पेयर में होंगे। आप इस बात को याद रखेंगे, किस में होंगे? पेयर में होंगे। फोर्स किस में होंगे? पेयर में। पहला पॉइंट हमारे पास ये है। सेकंड पॉइंट, फोर्स इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बात वही होगी ना, हमेशा वो एग्जिस्ट करेगा पेयर में। और आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट, ये सिंगल फोर्स कभी नहीं होगा। क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। एक बॉडी पर क्या लगेगा? एक्शन। क्या लगेगा? एक्शन। नोट कर लीजिए, एक बॉडी पर क्या लगेगा? एक्शन, ए से डिनोट कर देते हैं। और दूसरी बॉडी पर क्या होगा? रिएक्शन होगा, लेकिन अपोजिट होंगे दोनों। ठीक है। नो एक्शन कैन ओकन इन एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। एक्शन है तो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो एक्शन है। नोट हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे हमेशा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ होंगे। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, सेंटर पर वो काम करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल वेदर बॉडीज आर रेस्ट और इन मोशन, कोई फर्क नहीं है, दोनों पे एप्लीकेबल है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जो हमने F1 मतलब F और -F की जो हमने बात की थी वो यहाँ पर चलेगा। 1 2 बॉडी 2 1 बॉडी, ठीक है ना। तो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास। हमने जो है इसके ऊपर एग्जाम्पल भी किए हैं, तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं ताकि जो है आपका हर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।